हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका पास आ चुका है, सीटेट और एमपीटेट की बात करते हैं तो इसलिए मैंने आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट की है दोपहर को 3 बजे, जिसमें हम मैथ्स और ईवीएस दोनों के क्वेश्चंस को देखते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। और आज हम पहले ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वो थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, और उसके बाद मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो संबंध वाला, जो रिलेशन वाला चैप्टर है आपका, उससे है। अमित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का लड़की से क्या संबंध होगा? भाई, दादा, पति या ससुर का? मतलब अमित उस लड़की का क्या है? अमित ने कहा कि ये जो लड़की है, देखिए ये लड़की है कोई अच्छी सी, ये क्या है? अमित, ये लड़की मेरी माँ यानी अमित के माँ के पोते की पत्नी है। इसकी माँ का पोता कौन होगा? जाहिर सी बात है अमित का बेटा होगा। ठीक है, जो भी बेटा, और इसकी ये पत्नी है। तो बेटे की पत्नी क्या हुई? बहू हुई। तो अमित जो है वो क्या हुआ? ससुर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आता है, ससुर। अगला देखेंगे। ट्रिप्सन ट्रिप्सिन बदलता है किस चीज़ में? प्रोटीन को पेंटोज में, वसाओं को वसीय अम्लों में, मंड एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में, या फिर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में आई मीन। तो देखिए यहाँ पे भले आप ईवीएस देख रहे हैं, लेकिन हमने पिछले साल पूरे साल के एग्जाम्स में देखा कि ईवीएस जो है उसमें बेसिकली साइंस और एसएसटी ही पूछा जा रहा है। तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उस लेवल का करना है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका प्रोटीन को पेंटोज में, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है? तो जिसका यूज नहीं किया जाता है आपको वही बताना है। संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी, या सैंडस्टोन? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी जो होती है उसका यूज फर्श बनाने में राजस्थान के घरों में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। खारे जल में मछली की वृद्धि और उत्पाद कैसा होगा? कम होगा कि अधिक होगा कि नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से ऑप्शंस देख के टिक करिए, आई मीन ऑप्शन रिप्लाई करिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाता है। थोड़ा सा कम होगा, जाहिर सी बात है, और फ्रेश वाटर में ज़्यादा अच्छा होगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से सारे ऑप्शन देख लीजिए। रेड डाटा बुक से लगभग लगभग हर बार प्रश्न आए हैं किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है IUCN, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसे जल्दी करते हैं मैथ्स में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, या झील? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए झील जो है तो है, और वन घास का मैदान, धान का खेत। देखिए धान का खेत जो है वो इंसान जो है लगाता है। वन तो नेचुरल है, घास के मैदान नेचुरल हैं, झीलें भी ठीक है, कुछ कृत्रिम भी होती हैं झील, लेकिन कुछ जो है नेचुरल भी होती है। बट धान का खेत जो होता है, खेत इंसान जो है वो अपने मन से लगाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर उसके बाद जब चाहे उसको हार्वेस्ट कर सकता है, और फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ हो सकती है। तो ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको इस कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं, क्योंकि यही है कि धान का खेत कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, वो भी कृत्रिम, ऐसा दिमाग में आ जाता है अचानक से, और हम गलत टिक करके आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? प्रवणता होना चाहिए था। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या होगा। जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, नहीं बनता है तो तुक्का लगा दीजिए, देखिए कितना आपका तुक्का सही बैठता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, पिक्नोक्लाइम। पिक्नोक्लाइम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा है? दूध, आम, गाजर,
अंडा मटर मछली, सोयाबीन चना मक्का या सेब दही मांस। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? आई थिंक एमपी टेट की प्रिपरेशन करने वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन चना मक्का वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। प्रचुरता की बात हो रही है, ऐसा नहीं है बाकी चीज़ों में भी, जैसे कि अगर दूध ऑप्शन में है तो ठीक है, उसमें भी प्रोटीन होता है। इस तरह से सब में कुछ कुछ प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल प्रचुरता पूरे वर्ग में ओवरऑल मिला के सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन वाले ऑप्शन में ही रहेगा। इसी के साथ चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन। तो फलों का मूल्य दिया हुआ है प्रति किलोग्राम, यानी खरबूजा जो है 18.5 रुपये किलो है, चेरी जो है 72 रुपये किलो है, अंगूर जो 120.60 रुपये किलो है, और सेब जो है इतने रुपये किलो है। ये सिर्फ इसका रेट दिया है, भाव दिया है। अब प्रश्न क्या है आपका? रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम चेरी खरीदा, 250 ग्राम अंगूर खरीदा, और करीब करीब ये हो जाता है आपका 1.25 किलोग्राम समथिंग सेब खरीदा है। तो उसने दुकानदार को 500, उसने इतना सब खरीदा और दुकान वाले को उसने 500 का नोट दिया। तो आपको बताना है कि दुकान वालों से कितने रुपए वापस करेगा। पहले क्या करेंगे? पहले तो आप देखेंगे कि उसने कितने रुपए के फल खरीदे टोटल, और फिर उसके बाद जितने का फल खरीदा होगा 500 में से घटा देना है। चलिए सरल तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए, रेशमा ने कितना खरबूजा खरीदा है? 4.5 किलोग्राम, मतलब ये तो आपका जो है होल नंबर में लिखा हुआ है। आई मीन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज कर देंगे आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 1 जोड़ दिए तो 9। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 9/2। तो इसने इतने किलोग्राम जो है क्या खरीदा है? खरबूजा। और खरबूजा का रेट क्या है? 18.50, यानी कि 18.5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से करिए, गुणा करिए, 2 से भाग दीजिए, तो उत्तर आपका आ जाएगा। मैं करके बता देती हूँ, 83.25। इतने रुपए का उसने क्या खरीदा? खरबूजा खरीदा है। अब इसी तरह से आपको सभी की कीमत को निकाल लेना है, ये एक सरल सिंपल तरीका है। तो चलिए देख लेंगे। फिर उसने जो चेरी खरीदी है, तो चेरी भी हम ऐसे लिख लेंगे, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम है, तो इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 6/5, गुणा करेंगे 72 से। तो आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे इस पे लिखते नहीं बनता, और छोटा करती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो उसने खरीदा था खरबूजा इतने का, चेरी का रेट जो आएगा वो आएगा इतना, आप बाकी जोड़ते रहिए उसको। उसके बाद फिर उसने 1 पाव अंगूर खरीदा है, अंगूर का रेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसने 1 पाव खरीदा है, यानी 1/4 खरीदा है। तो आपको इस रेट को 4 से भाग दे देना है, तो उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो उसने इतने रुपए के क्या खरीदे? अंगूर खरीदे। और उसके बाद उसने सेब खरीदा है। सेब उसने कितना खरीदा है? अबाउट, ठीक है, 7/4 इतना उसने खरीदा है सेब, और उसको गुणा कर दीजिए सेब के रेट से। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका आ जाएगा 137.20 समथिंग आएगा। अब इसको आपको जोड़ लेना है, और उसके बाद जो आपकी कीमत आए उसे आप घटा दीजिए। तो अगर आप इतना सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं अभी, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 163 रुपये, क्योंकि उसने कुल कितने रुपए के फल खरीदे हैं? 337 रुपये के फल खरीदे। तो इतने रुपए 500 रुपये में से उसे वापस मिल जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अब ये जोड़ना घटाना आप किया करिए, ठीक है, इतना तो आपको करना ही है अपने से। साबुन की एक टिकिया का आकार, अच्छा प्रश्न, 7 सेंटीमीटर बाई, इसका पूरा डायमेंशन दिया हुआ है साबुन की टिकिया के जो आकार का, 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर। आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो रही है, इसको अवॉइड करिएगा। तो 2 पेटियाँ में, यानी एक टिकिया का आकार इतना है, ठीक है, जितना इसमें दिया है डायमेंशन। उसके बाद 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक परिमाप, या सॉरी परिमाप बोल रहे हैं, माप जो है वो इतनी है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है? इतनी बड़ी पेटी में कितने साबुन की टिक्की आ जाएगी? इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, सॉल्व आपको ही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल जितना 2 पेटियों का आपका जो माप दिया है उसे लिख लेना है। 56 है, ताकि उसकी पूरी वॉल्यूम आ जाए।
0 दशमलव यहाँ पे 4 है, तो हम एक काम करते हैं, दशमलव हर जगह लगा हुआ है उस सबको हटा देते हैं 10 से इंटू करके, ठीक है, सभी को। तो फिर दशमलव हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ये हम इसको 40 पूरा लिख देते हैं, गुणे 25, 10 से हमने गुणा किया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तभी ऐसा होगा। उसके बाद नीचे वाला लिख लेंगे, ये 7 गुणे 5 गुणे 10 से, क्योंकि गुणा किया है 25 से हो जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि 2 पेटियों की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 और जोड़ लीजिए। बस यही इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर आएगा फटाफट से। क्या बचा, 2 गुणे 8 गुणे 40 गुणे 2, तो जब इसको आप पूरा गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1280। तो सही आंसर हो गया 1280। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ओके, ये तो अच्छा प्रश्न है, इजी भी है, कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, ये एक संख्या दी हुई है, इसमें 5 के स्थानीय मान और इसमें जो 7 के अंकित मान है, ठीक है। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू और अंकित मान मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। इसमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान है 500, नहीं मतलब स्थानीय मतलब कि जब आप इसको पढ़ेंगे 29,503 ऐसा पढ़ेंगे ना, तो 500 पढ़ेंगे तो ये इसकी वैल्यू हुई। दूसरा एक तरीका, जो संख्या है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद जितनी यहाँ पे डिजिट जितने अंक दिए हो उतने ज़ीरो लगा लीजिए, तो भी उसका स्थानीय मान निकल आता है। तो ये इसका स्थानीय मान है। और 7 का इसमें अंकित मान हमें देखना है, तो अंकित मान हमेशा वही होता है जो वो नंबर हो, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो 7 का अंकित मान फेस वैल्यू 7 ही होगा। अंतर बताना है मतलब कि घटा देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 500 में आप 7 घटाएंगे तो 493 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि 30,028 इसको ऐसे लिखा गया है, एक्सपेंड करके लिखा गया है, ये छोटी क्लास की बुक में रहता है, फर्स्ट सेकंड की बुक में, 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस ब्लैंक दहाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि उतना सब जोड़ने पे इतना हो जाए, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, जो आएगा वही आपका उत्तर होना चाहिए। तो हम जब इसको जोड़ेंगे, ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे पहले, ये इतना अपना है ही। उसके बाद ये है 28 इकाई और 28,000, यानी 28,028 है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 28,028। अब इसको आप पहले घटाइए, तो ये आपका 0 0 हो गया, 0 हो गया और इधर 2 हो गया, तो कितना बचा, 2,000। तो 2,000 टोटल बचा है आपका इकाई, पर यहाँ पूछा क्या है, दहाई, ठीक है। 2,000 टोटल आपका बचा है और उसको आपको दहाई में चेंज करना है, तो मतलब आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हटाना पड़ेगा उसके लिए। कैसे हटेगा, 10 से भाग देंगे तो एक ज़ीरो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कितने जो है दहाई बचे यहाँ पे, 200। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 200। प्रश्न देखने में बहुत सरल है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बिल्कुल भी ध्यान से उतरेगा नहीं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। देखिए, पहले तो इसमें क्या है, आपको लड़कों की संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर लड़कों की संख्या में जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या निकाल लेनी है। सॉल्व करते हैं, चलिए। टोटल कितने हैं, 360 विद्यार्थी हैं, इसमें से 2/3 अगर लड़कियां हैं, मतलब कि 2/3 जो है वो लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हो गई टोटल, 2/3 कितने में से, 360 की 2/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 200, 120 से गुणा 240, तो लड़कियां कितनी हैं, 240। तो अब लड़के कितने बचे, लड़कों की संख्या कितनी बची, 360 तो टोटल बच्चे ही हैं, उसमें से 240 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे,
120। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 120। और अब जितने भी लड़के हैं उसके 3/4 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी हैं। तो 3/4 किसके? कुल लड़कों की संख्या के खिलाड़ी हैं। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो 3 का 30 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा उत्तर? सही आंसर होगा आपका 90। तो अब यहाँ पे कितने लड़के खिलाड़ी हैं? 90 लड़के खिलाड़ी हैं। अब पूछा क्या है कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताइए। तो 120 में से क्वेश्चन थोड़ा सा है घुमाने वाला, मतलब सिंपल है बट टाइम टेकिंग वाला है आपके लिए अगर मैथ्स वीक है तो। 120 लड़कों में से 90 लड़के खिलाड़ी हैं तो कितने लड़के खिलाड़ी नहीं हुए? 30 बचे, वही खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होता है और आप सभी ने जो है सही आंसर दिया है। अगला देखेंगे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के? अच्छा प्रश्न है। सीटेट में इस तरह के प्रश्न बहुत कॉमन है, आते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 15 दिन में मिनट की संख्या पूछा है। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 15 दिनों में घंटे कितने होंगे? 15 गुणे 24, इतने घंटे होंगे। और यहाँ पे मिनट पूछा है तो एक घंटे में 60 मिनट भी होते हैं, तो यानी हमें मिनट की संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। चाहे आप इसे पहले कर लीजिए और बाद में लिखिए, चाहे आप बाद में करिए गुणा। ठीक है, मतलब इस तरह से आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख के गुणा कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट भी। तो मैं इनडायरेक्ट करूँगी क्योंकि इससे क्या है, नंबर्स छोटे छोटे रहेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। 15 को 24 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 360। 360 घंटे होते हैं। अब 360 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो इसको निकालने के लिए हम इसको 60 से गुणा करेंगे। अब एक्चुअली हमें गुणा करने की ज़रूरत यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमें जो हमारा मेन उद्देश्य है वो क्या निकालना, किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होता है। सेकंड की संख्या भी 60 होती है, मतलब एक घंटे में। तो 60 हमारे इक्वेशन में कहीं ना कहीं आएगा, इसमें ऑलरेडी है। इसको भी अगर हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, 360 घंटे जो है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 60, 360 ही होगा। 6 गुणे 60 गुणे 60, इसको हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे ही 360 को हमने और गुणे करके, मतलब फैक्टर करके लिख लिया है। तो हमें ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे। तो जैसे 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 घंटे में मिनटों की संख्या, 60 से गुणा किया तो मिनटों की संख्या, और फिर उस 60 को गुणा किया 60 से तो किसकी संख्या? सेकंडों की संख्या। ऐसा इक्वेशन कुछ बनेगा। हमारा इक्वेशन क्या है? 6 गुणे 60 गुणे 60। तो ये 5 वाला नहीं होगा, फिर आता है 6 वाला। इसको हम लिखेंगे तो यहाँ 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 गुणे 60 गुणे 60, और इसमें भी है 6 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, टफ लग रहा है, ईजी करेंगे। 15 दिन में मिनट की संख्या पहले निकाल लीजिए। 300 मिनट बोल रहे हैं, घंटे की संख्या 360 घंटे, और 360 घंटे में मिनटों की संख्या हो जाएगी कितनी आपकी? गुणा कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका 21,600। तो इतनी संख्या आई है। अब आपको इतने घंटों में सेकंड निकाल के देख लेना है कि कौन से में इतनी ही जो है सेकंड आ रहे हैं। एक करके देखें, यही वाला जो सही आंसर है वही करके देखते हैं। तो 6 घंटे में मिनट की संख्या निकालेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 6 का आप अगर 60 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 360। और 360 में मिनट में कितने सेकंड है, क्योंकि सेकंड निकालना है, तो इसको फिर से 60 से गुणा करिए। टाइम वाला है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो आप फिर से इसको 60 से गुणा करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो ये निकालने पे आया था। ठीक है, चलिए देख लेंगे। आसान है, कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा बोर्ड रहता है तो अच्छे से समझाते बनता है, पर ठीक है। चलिए, आई जस्ट होप कि आपका सही रहा होगा। और ये छोटा सा सेशन था, कोशिश ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।